हेलो गाइस, मैं हूं राकेश और आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के हमारे इस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल को देखने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाइए, वो लेक्चर कंप्लीट कीजिए, फिर इस लेक्चर पे वापस आइए, तो आपको ये जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। इन सब के अलावा एक सूचना, एसएचएम जो हम लोगों का बाकी रह गया था हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में, वो एसएचएम की रिकॉर्डिंग भी मैं कल से स्टार्ट करूंगा और आपको वीडियो, एसएचएम का पहला वीडियो परसों मिलेगा। ठीक है। उसके बाद डेली आपको एक एसएचएम की वीडियोस मिलेंगे, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक का वीडियो मिलेगा और साथ ही साथ एक न्यूमेरिकल की वीडियो भी आपको स्पेशली मिलेगी। आप सब लोग उसको देखते रहिए और जहां पे भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, डाउट जहां पे भी है आपको, या जिनके पास व्हाट्सएप नंबर है मेरा पर्सनल, वो उस व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज करके अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डाइपोल। मैं हर एक टॉपिक को कंसेप्ट करके समझाऊंगा, कंसेप्ट 1, कंसेप्ट 2 ऐसे करके। तो आज क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ डाइपोल करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। उसके बाद हम लोग डाइपोल मोमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और हम लोग फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करेंगे। इसके बाद जो अगला कंसेप्ट होगा हमारा वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड, या सिंपल भाषा में आप उसको डाइपोल फील्ड भी कह सकते हैं। डाइपोल फील्ड के अंदर हम 3 टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सिस लाइन। दूसरा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। और तीसरा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। इसके अलावा, इसके आगे फिर जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे हम डाइपोल को और डिटेल में समझते जाएंगे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा पहला कंसेप्ट आज का, और वो कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा हुआ आज के दिन का पहला कंसेप्ट। क्या होता है भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक पेयर है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है जिस सिस्टम के अंदर 2 चार्ज होते हैं, इक्वल होते हैं, अपोजिट इन नेचर होते हैं और इनके बीच में कुछ दूरी होती है, इनको कुछ दूरी से सेपरेट कर देते हैं, जिस दूरी को हम स्मॉल डिस्टेंस यहां पे हमने लिखा है। क्लियर है? सो इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। क्लियर है? ये एक सिंपल इलेक्ट्रिक डाइपोल का फिगर हुआ। यहां पे एक सिस्टम में एक नेगेटिव चार्ज है, माइनस चार्ज है। याद रखना है कि ये जो चार्ज है वो कैसा होगा, तो पॉइंट चार्ज होगा। एक माइनस चार्ज है, एक प्लस चार्ज है और इसके बीच की दूरी 2a है। अब दूरी को 2a लेने का फायदा मैं आपको समझाता हूं। ऐसा नहीं है कि अगर आप दूरी को 2a लेंगे तो ही बनेगा, आप दूरी को a लेकर के भी बना सकते हैं। बट जब आप कैलकुलेशन करेंगे ना, तो जब उसका आप हाफ करेंगे तो वो a/2 हो जाएगा, कोई मैथमेटिकल फायदा मिलेगा नहीं। पर 2a लेने से क्या होगा कि जब आप हाफ करेंगे तो वो 2a हाफ कितना देगा, a देगा। कैलकुलेशन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं आएंगी, कॉम्प्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, तो इसके लिए हम लोग 2a लेते हैं और इसका लेने का कोई खास लॉजिक भी नहीं है। क्लियर है? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है जिस सिस्टम में 2 इक्वल चार्ज होंगे, दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल होगी और एक प्लस होगा, एक माइनस होगा और इसको कुछ दूरी से सेपरेट कर देते हैं। क्लियर है? जो 2a है, जो कि सेपरेशन है -q और +q का, इसको लेंथ ऑफ डाइपोल कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? लेंथ ऑफ डाइपोल, डाइपोल की लंबाई। क्लियर है? याद रखना है कि इट इज अ वेक्टर। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक वेक्टर होता है जिसका डायरेक्शन, अब भाई वेक्टर होता है तो इसका तो मैग्नी भी होगा,
प्लस डायर भी होगा, मतलब मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो इसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करेंगे आगे, पर डायरेक्शन हमेशा याद रखना है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज टेकन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, याद रखना है। क्लियर है? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज टेकन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। क्लियर है? द मिडिल पॉइंट देखो लो, माइनस क्यू और प्लस क्यू, बीच में 2a है, तो मिडिल पॉइंट ये हुआ। इस मिडिल पॉइंट को इलेक्ट्रिक डायपोल का सेंटर कहा जाता है। क्लियर है? मिडिल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द डायपोल एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय O, कैपिटल O सिंबल से। क्लियर है? द टोटल चार्ज, अगला पॉइंट देखेंगे, द टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज 0। क्लियर है? याद रखना है 0 है, पर 0 का कतई मतलब ये नहीं है कि उसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। द सिस्टम, द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज 0, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो मैंने लिखा भी उसको पॉइंट में। क्लियर है? हम कहते हैं देखो यहां पे माइनस क्यू है और यहां पे प्लस क्यू है, दोनों सेम चार्ज है, तो जब आप ऐड करोगे माइनस क्यू और प्लस क्यू को, तो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट 0। क्लियर है? सो द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज नॉट 0, याद रखना, वही तो कैलकुलेट करना है ना आगे जाकर करके। डायपोल फील्ड में इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन होगी डायपोल के द्वारा अलग अलग केस में, ठीक है ना। तो फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल 0 नहीं होता है। क्लियर है? अब एटम्स और मॉलिक्यूल ऑफ, ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल मैं बता रहा हूं, एटम और मॉलिक्यूल ऑफ NH3 विच इज द अमोनिया, वाटर, अल्कोहल, क्लियर है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इन सब के बारे में, ठीक है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। आप अमोनिया के बारे में जानते हैं, पानी तो खैर जानते ही हैं, अल्कोहल भी आप जानते हैं, जिन्होंने जीओसी पढ़ा होगा अब वो अल्कोहल के अच्छे से समझते होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैंने ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं लिखा है जिसके बारे में आप जानते नहीं। आपने इन सब का नाम अपने जीवन में बहुत बार सुना है, एक बार नहीं बोल रहा, बहुत बार सुना है। कोई नया, कोई बहुत मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहे हैं इसके अंदर, सिंपल सी चीज है। NH3, वाटर, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, HCl आर द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। अब आपके जहन में ये एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि सर यहां पे जो भी आपने लिखा ये तो केमिस्ट्री है, फिजिक्स में कहां पढ़ते हैं अमोनिया के बारे में, फिजिक्स में कहां पढ़ते हैं वाटर के बारे में, या इनमें से किसी के बारे में जो मैंने लिखा है। तो फिजिक्स में हम इनके बारे में नहीं पढ़ते हैं, बट हम इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ते हैं, तो उससे कैलकुलेशन करना आसान होता है। केमिस्ट्री में हम लोग पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो वो पोलर और नॉन पोलर कैसे बिहेव करेगा मैं इसी में आगे बताऊंगा। क्लियर है? पर तत्काल हमको इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ना है। सो इलेक्ट्रिक डायपोल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर क्लास 12th ऑल्सो एंड फॉर IIT JEE ऑल्सो, नीट ऑल्सो। क्लियर है? आगे बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं डायपोल मोमेंट के बारे में। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है? बड़ा सिंपल है भाई, देखो डायपोल मोमेंट। तो डायपोल में मोमेंट जो है ये मेजर है स्ट्रेंथ का डायपोल का। कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ कितनी है इसका जो मेजर है, जो पैमाना है, ये पैमाना कहलाता है डायपोल मोमेंट। और इस डायपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल P वेक्टर से, क्योंकि वेक्टर कंसेप्ट है। क्लियर है? आ गई बात समझ में? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायपोल कैसा होता है? तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और क्योंकि डायपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है तो अगेन बार बार हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी है तो इट विल हैव मैग्नीट्यूड आल्सो एंड इट विल हैव डायरेक्शन आल्सो। डायरेक्शन के लिए मैंने अभी पीछे बता दिया कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज ऑफ द डायपोल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द डायपोल। तो ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा, पर मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो मैग्नीट्यूड होता है डायपोल मोमेंट का द प्रोडक्ट ऑफ ईदर ऑफ द चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर ऑफ द चार्जेस।
एंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। जैसे मान लो कि ये हुआ माइनस क्यू, ये क्यू, मैग्नीट्यूड दोनों का क्यू होगा, क्लियर है, और सेपरेशन 2a है। आप किसी एक चार्ज का प्रोडक्ट 2a से करो, जो प्रोडक्ट कहलाएगा डायपोल मोमेंट बन जाएगा, क्लियर है। सो डायपोल मोमेंट क्या होता है? डायपोल मोमेंट होता है P वेक्टर इक्वल्स टू Q2a वेक्टर, और ये वेक्टर कंसेप्ट है, इसको बढ़िया से समझ लें, ये वेक्टर कंसेप्ट है बाबू, क्लियर है। सो अगर मैं सिंपली डायपोल के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मॉड P, याद रखना है कि मॉड जो है वो मैग्नीट्यूड दिखाता है, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट, क्लियर है, डायपोल मोमेंट, क्लियर है। सो ये क्या होता है? तो Q इंटू 2a, 2a इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन एंड Q इज द चार्ज, ठीक है। बाय कन्वेंशन, कन्वेंशन के आधार पे डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, इसको अभी बताया भी है, एक बार और लिख दिया है, क्लियर है। कन्वेंशन के आधार पे जो डायपोल की डायरेक्शन होती है वो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, क्लियर है। अब देखो ऐसा यूनिट की बात करते हैं, तो चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर, तो प्रोडक्ट क्या है? कूलम मीटर, तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल क्या हो गया? तो वो हो गया आपका कूलम मीटर, cm, क्लियर है। cm सेंटर ऑफ मास भी नहीं बोलिएगा, cm मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं, cm मतलब कूलम मीटर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। डायमेंशन फॉर्मूला की बात करूं मैं, तो डायमेंशन फॉर्मूला याद करो, चार्ज का मैंने बता दिया था बाबू, चार्ज का 80 होता है, क्लियर है, और डिस्टेंस का L होगा, क्लियर है। तो इसका डायमेंशन क्या होगा? इसका डायमेंशन होगा m0a1, ठीक है, L1t1, क्लियर है। मैंने इसको यहां पे लिख दिया है m0atl, इसको यहां पे आप ऐसे भी लिख लो m0a1t1l1, क्लियर है। आ गई बात समझ में? अब देखिए आगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको इंपॉर्टेंट करके ही लिखेंगे, ठीक है। पॉइंट क्या कहता है कि इफ Q, व्हाट इज Q? चार्ज। इफ Q गेट्स लार्जर, अगर डायपोल का जो Q है, ये जो Q आप देख रहे हो, जो चार्ज देख रहे हो, अगर ये बड़ा होता जाए, याद रखना है बड़ा होता जाए, बट पॉइंट होना चाहिए, क्लियर है। अगर Q बड़ा होता जाए, गेट्स लार्जर, और डिस्टेंस जो है वो छोटा होता चला जाए, छोटा और छोटा होता चला जाए, क्लियर है। जैसे अभी समझो मेरी बात, ये चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाए और डिस्टेंस घटता जाए, क्लियर है, चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाए, डिस्टेंस घटता जाए, तो अगर हम P बराबर QA डायपोल मोमेंट, अगर हम Q2A का जो प्रोडक्ट है, अगर हम उसको कांस्टेंट रखते हुए ये चीज करते हैं, तो जो हमें मिलता है, व्हाट वी गेट इज कॉल्ड द आइडियल डायपोल और पॉइंट डायपोल। एक बार फिर से, अगर हम Q को बड़ा करते जाए, इफ द पॉइंट चार्ज, इफ द चार्ज ऑफ द डायपोल गेट्स लार्जर एंड लार्जर एंड लार्जर, एंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन गेट स्मॉलर स्मॉलर एंड स्मॉलर, क्लियर है, चार्ज बड़ा होता जाए, डिस्टेंस कमता चला जाए, और इस समय अगर द प्रोडक्ट ऑफ P बराबर Q2A अगर कांस्टेंट है, इफ द डायपोल मोमेंट इज कांस्टेंट, इन दैट सिनेरियो व्हाट वी गेट इज कॉल्ड द आइडियल डायपोल और पॉइंट डायपोल, क्लियर हुआ, ठीक है। चलो, एन आइडियल डायपोल इज द स्मॉलेस्ट डायपोल, ध्यान रखना है, एक आइडियल डायपोल सबसे स्मॉलेस्ट डायपोल होता है, क्लियर है, इज द स्मॉलेस्ट डायपोल हैविंग ऑलमोस्ट नो साइज। देखो क्या होगा भाई, पॉइंट चार्ज है, डिस्टेंस एकदम कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, तो क्या होगा? ऑलमोस्ट नो साइज, डिस्टेंस है ही नहीं, और चार्ज पॉइंट चार्ज बहुत बड़ा है, तो व्हाट वी गेट आइडियल डायपोल। सो आइडियल डायपोल इज द स्मॉलेस्ट डायपोल, ध्यान रखना है, आइडियल डायपोल इज द स्मॉलेस्ट डायपोल विथ ऑलमोस्ट जीरो साइज, क्लियर है। ये तो डायपोल हुआ, क्लियर है। इलेक्ट्रिक डायपोल को भी समझ लिए, डायपोल मोमेंट को भी समझ लिए, इस पे आगे काम करना है, और ये जो फॉर्मूला है P बराबर Q2A, इसको जहन में नोट कर लो, इसका इस्तेमाल आगे आएगा, क्लियर है।
अब हम बात करते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है इलेक्ट्रिक डायपोल का? तो समझेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल जो है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल is very much important for the study of electrical phenomena in matter। इसके लिए इसको पढ़ते हैं फिजिक्स में, to understand, to get the idea of electrical phenomena in matter। मैटर जान ही रहे हो, anything which occupy space and has mass is called matter। तो ये तो मैटर हुआ। तो मैटर में क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इस मैटर के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं? एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस। यही ना है कि अगर कोई मैटर है तो उस मैटर का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? एटम, मॉलिक्यूल, आयन। सबसे सिंपलेस्ट में जाओगे तो एटम। तो एक एटम की इलेक्ट्रिकल फेनोमेना को पढ़ने के लिए ही इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा जाता है। क्लियर है? सो इलेक्ट्रिक डायपोल इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल फेनोमेना इन मैटर, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है। देखो अब ना इसको इमेजिन करना, जो भी बात अभी मैं बोलने वाला हूं, व्हाट यू हैव टू डू इज टू इमेजिन। सोचो ऐसा होता होगा तो क्या होगा, बिल्कुल उसी तरह से सोचो ऐसा होता होगा तो क्या होगा। क्लियर है? देखिए इन अ मॉलिक्यूल, एक सिंपल सा मॉलिक्यूल की बात मैं करता हूं। इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में क्या होता है? देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर, होता है ना। इन अ मॉलिक्यूल देयर आर पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर न्यूक्लियाई। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियाई। ठीक है, एंड निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन। निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन, ये दो चीज तो आप एकदम अवगत है, इसमें किसी को ये नहीं कहेगा कि नहीं होता है, होता है। क्लियर है? बार बार पढ़े हो। सो इन अ मॉलिक्यूल देयर आर पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियाई एंड निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन। इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियाई एंड द निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन, अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियाई का सेंटर ऑफ मास और निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन का सेंटर ऑफ मास अगर कोइंसाइड करता हो, क्लियर है? तो कोइंसाइड करता हो तो जो मॉलिक्यूल है, द मॉलिक्यूल विल बिहेव एज, क्या होगा? द मॉलिक्यूल विल बिहेव एज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। फिर से, अगर किसी भी मॉलिक्यूल का पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस और निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन का सेंटर ऑफ मास सेम बिंदु पे कोइंसाइड कर जाए तो जो हमें मिलता है दैट इज योर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर है? ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। और अगर सेंटर ऑफ मास पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन का कोइंसाइड ना करता हो तो वो क्या होगा? जब कोइंसाइड नहीं करेगा तो व्हाट वी गेट पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर है? पोलर मॉलिक्यूल हमें मिलता है। सो पोलर और नॉन पोलर के बारे में आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर है? अब क्या होता है, देखो पोलर के बारे में समझो। पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल पोजेस सम इंट्रांसिक एंड परमानेंट डायपोल मोमेंट। याद होगा कि पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है? एक तरफ स्लाइट पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ स्लाइट नेगेटिव चार्ज। अगर आपको ध्यान में हो तो आपने कुछ ऐसा देखा होगा पोलर मॉलिक्यूल में। तो ये क्या हो गया? ये छोटा सा नेगेटिव चार्ज, ये छोटा सा पॉजिटिव चार्ज, इसके बीच में कुछ डिस्टेंस। सो ये जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं दे हैव सम इंट्रांसिक प्रॉपर्टी। क्लियर है? दे हैव सम इंट्रांसिक प्रॉपर्टी एंड दे बिहेव एज परमानेंट डायपोल मोमेंट। दे हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट। क्लियर है? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, अगर एक्सटर्नल फील्ड ना हो बाबू, ठीक है, अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो डायपोल मोमेंट जो होगा डिफरेंट मॉलिक्यूल का आर रैंडमली ओरिएंटेड, आर रैंडमली स्कैटर्ड। जैसे इसका ना एग्जाम्पल देखो, आप सब लोग स्कूल गए हैं और स्कूल शुरू होने से पहले प्रे होता है जहां पे बच्चे क्रमबद्ध एक लाइन में खड़े होते हैं।
इन द एब्सेंस ऑफ योर स्कूल टीचर, योर हेडमास्टर और प्रिंसिपल। बच्चा क्या होता है, कोई ऐसे टेढ़ा खड़ा है, कोई ऐसे करके खड़ा है, कोई ऐसे करके खड़ा है, कोई किसी तरह से खड़ा है। सो क्या हो रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ टीचर, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, द स्टूडेंट्स आर रैंडमली ओरिएंटेड। कोई किसी तरह से खड़ा है, बट क्या होगा जब तुरंत से हेडमास्टर या तुरंत से टीचर या तुरंत से स्कूल मॉनिटर आ जाए, क्या होगा उस केस में? तो जैसे ही कोई टीचर, हेडमास्टर, प्रिंसिपल आ जाएगा, सो द स्टूडेंट इन द लाइन विल अरेंज देमसेल्फ, दे विल अरेंज देमसेल्फ, ठीक है ना, इन अ सिस्टमेटिक मैनर। ठीक है, कहा था इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, द डाइपोल मोमेंट ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड। क्लियर है? रैंडमली ओरिएंटेड होंगे, तो जब रैंडमली ओरिएंटेड होंगे तो उस केस में जो डाइपोल मोमेंट होगा, दैट डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो। ठीक है, जब, फिर से ध्यान देना है कि जब मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो रैंडमली ओरिएंटेड होंगे तो उस केस में जो डाइपोल मोमेंट होगा वो डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। पर व्हेन द एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड, जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई होगा, ठीक है, सो द मॉलिक्यूल विल टेंड टू अलाइन देमसेल्फ। क्लियर है? टेंड टू अलाइन देमसेल्फ अलोंग द फील्ड एंड सम इलेक्ट्रिक डाइपोल डेवलप्स। ठीक है, मैंने कहा कि जब आपका हेडमास्टर, प्रिंसिपल, टीचर जब नहीं मौजूद है तो बच्चे प्लेग्राउंड में कैसे खड़े होते हैं? रैंडमली। तो उस केस में जो डाइपोल मोमेंट होगा ना सिस्टम का, जब रैंडमली मान लीजिए खड़ा है, रैंडमली ओरिएंटेड है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक डाइपोल जीरो होगा। बट जैसे ही कोई एक्सटर्नल फील्ड आ जाए, यहां पे एक्सटर्नल फील्ड प्रिंसिपल हुए, हेडमास्टर हुए, तो जैसे ही आ जाए, सो द डाइपोल विल अलाइन देमसेल्फ, दे विल टेंड टू अलाइन देमसेल्फ। ठीक है, वो अलाइन करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, और जब वो अपने आप को अलाइन करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इन दैट केस सम इलेक्ट्रिक डाइपोल विल डेवलप। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल डेवलप करेगा और उस केस में हम जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल को, उस मैटर के पीस को कहेंगे कि द पीस ऑफ मैटर इज पोलराइज्ड। ये तो किसकी बात कही मैंने? ये तो बात की मैंने पोलर मॉलिक्यूल की, जिनके पास कुछ जो है पहले से ही परमानेंट डाइपोल होता है। बट जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल की मैं बात करूं तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं और जो निगेटिव चार्ज होता है, इसका सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड करता है। पर जब इसको हम किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो एक्सटर्नल फील्ड क्या करेगा? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को डिस्प्लेस करेगा, नहीं करेगा? अब देखो, एक तो बात समझो, क्लियर है? मान लीजिए कि कंसेप्ट को समझिए। मान लो कि एक लाइन है, लाइन ऑफ एक्शन है। इस लाइन पे एक जगह पे, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, ये नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू। मान लो, समझने के लिए, कोई कंसेप्ट नहीं है, समझने के लिए बस बता रहा हूं। ये COM है जहां पे इन दोनों का सेंटर ऑफ मास क्या है? कोइंसाइड किया हुआ है। क्लियर है? कोइंसाइड किया हुआ है। तो ये कब है? जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तब। अब जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड ला दिए, जैसे मान लो कि हमने यहां पे एक प्लस क्यू चार्ज लाया, मैं समझाना चाह रहा हूं। प्लस क्यू चार्ज लाया तो ये प्लस क्यू चार्ज का क्या करेगा? इसका सेंटर ऑफ मास यहां है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां है। क्लियर है? तो ये प्लस क्यू क्या करेगा? ये प्लस क्यू इसको तो अट्रैक्ट करेगा और इसको रिपेल करेगा, करेगा कि नहीं? ये प्लस क्यू क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, तो सेंटर ऑफ मास क्या होंगे? डिसलोकेट होंगे। सेंटर ऑफ मास डिसलोकेट होगा और इन दैट केस नॉन पोलर मॉलिक्यूल इंड्यूसेस सम डाइपोल मोमेंट। ध्यान दीजिएगा, जब एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिसके पॉजिटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड करते हैं, जब उसको आप एक्सटर्नल फील्ड में लेकर के जाते हो, तो एक्सटर्नल फील्ड में जब आप उसको लेके जाते हो तो वो एक्सटर्नल फील्ड अपनी अकॉर्डिंगली चार्ज को रिपेल और चार्ज को अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण सेंटर ऑफ मास डिसलोकेट होते हैं। और सेंटर ऑफ मास डिसलोकेट होने के कारण ये टेम्पोररी, जब तक ये है तभी तक ये टेम्पोररी
डायपोल मोमेंट इंड्यूस करता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो ये हमारा पहला बेसिक कंसेप्ट हुआ। अब इसी के आगे हम लोग डायपोल फील्ड के बारे में पढ़ेंगे तत्काल। इसको यहां पे नोट कर लीजिए और डायपोल फील्ड पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लिया जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और जो टॉपिक अभी हम पढ़ने वाले हैं, अगला कंसेप्ट है हमारा, पीछे जो कंसेप्ट था उसके आगे का कंसेप्ट है ये। और जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डायपोल फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान में है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही काम भी करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था याद करो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड था किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के आसपास का स्पेस, जिस स्पेस में उसकी ताकत फेल होगी, उसकी ताकत को एक्सपीरियंस करेगा जब कोई दूसरा चार्ज आएगा। तो डायपोल में बस फील्ड ऐड हो गया, सब कुछ सेम है, बस डायपोल फील्ड है। ठीक है, तो डायपोल फील्ड क्या होगा? तो डायपोल फील्ड इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा हुआ द डायपोल फील्ड इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, सेपरेशन 2a, इसके अराउंड जो स्पेस है दैट स्पेस इज कॉल्ड डायपोल फील्ड। ठीक है, इट इज द स्पेस अराउंड द इलेक्ट्रिक डायपोल इन विच इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ द डायपोल कैन बी एक्सपीरियंस। जो अभी मैंने बोला बस उसको हमने एक स्टेटमेंट के रूप में यहां पे लिख दिया कि इट इज द स्पेस अराउंड द इलेक्ट्रिक डायपोल इन विच द इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ द डायपोल इज एक्सपीरियंस्ड। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट है द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पेयर ऑफ चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू। So the electric field of the pair of charge at any point in the space can be calculated। समझना, can be calculated। निकालोगे कैसे? तो निकालने के लिए can be calculated using the concept of Coulomb's law and superposition principle। मतलब किसी भी डायपोल के अराउंड किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो आपको लगाना होगा जो कंसेप्ट वो है कूलम्स लॉ और आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, अब क्योंकि मैंने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहा तो मैंने इनडायरेक्टली वेक्टर के सिद्धांतों की भी बात कर ली। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या था याद करो। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता था कि अगर किसी भी एक पॉइंट पे एक से ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है तो जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको देने के लिए हम वेक्टर के सिद्धांत का इस्तेमाल करेंगे, हम वेक्टर से उसको निकालेंगे। क्लियर है, ये डायपोल फील्ड हुआ। ठीक है, सिंपल भाषा में कहा जाए तो डायपोल फील्ड इज द स्पेस अराउंड द इलेक्ट्रिक डायपोल इन विच द इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एक्सपीरियंस्ड। क्लियर है, अब इस इलेक्ट्रिक डायपोल फील्ड के अंदर हम लोगों को 4 टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो ये चारों टॉपिक 4 अलग अलग कंसेप्ट के रूप में आपको समझना है। सबसे पहला कंसेप्ट, ठीक है, सबसे पहला कंसेप्ट क्या है? ठीक है, तो सबसे पहला कंसेप्ट है बाबू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन। डायपोल की एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे निकलेगी, किस तरह से दी जाएगी, डेरिवेशन की बात करेंगे हम लोग। दूसरा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। पहला एक्सियल, दूसरा इक्वेटोरियल। तीसरा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। पहले बार में एक्सियल निकाल लेंगे कैलकुलेशन करके, दूसरे बार में इक्वेटोरियल, तीसरे बार में एट एनी पॉइंट। मान लो एक्सिस नहीं है, इक्वेटोरियल नहीं है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे देंगे, उसके लिए फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे। अगला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो है इलेक्ट्रिक डायपोल इन
यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल किस तरह से बिहेव करेगा, ये हमारा चौथा कंसेप्ट होगा इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर। सो इसको नोट कर लें, कंसेप्ट 1, कंसेप्ट 2, ठीक है, और कंसेप्ट 3 करके, कंसेप्ट 1, कंसेप्ट 2, कंसेप्ट 3 और बाबू कंसेप्ट आपका 4। ये 4 कंसेप्ट हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं अपने पहले कंसेप्ट की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला कंसेप्ट, और वो है फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तीनों में से किसी भी तरह से आप इसको बुला सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। कंसीडर कीजिए जो मैं बोल रहा हूं, कंसीडर कीजिए कि एक डायपोल है ए बी, कंसीडर करेंगे कि एक डायपोल है ए बी जिसपे ए के ऊपर -q चार्ज और बी पॉइंट के ऊपर +q चार्ज रखा हुआ है, और ये जो ए बी की दूरी है ये दूरी है 2a। ओ जो है वो सेंटर ऑफ डायपोल हुआ, क्लियर है। इसकी एक्सिस वाली लाइन मतलब इसी ए बी को प्रोड्यूस कर दीजिए ऐसे आगे की तरफ। इस पे P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सुनिए, मैंने पहले ही जब डायपोल समझाया थोड़ा टाइम पहले, तो मैंने कहा कि द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम ऑफ डायपोल इज 0, बट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल इज नॉट 0। सिस्टम का चार्ज, नेट चार्ज 0 होता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है। रीजन क्या है उसका? तो रीजन है +q और -q के बीच की दूरी, ठीक है। अगर ये दूरी नहीं रहता तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता, क्योंकि पूरा चार्ज ही 0 हो जाता, पूरा फिर तो कोई चार्ज ही नहीं होता ना। बट क्योंकि चार्ज है, सिस्टम में चार्ज है और सिस्टम के बीच में एक स्मॉल डिस्टेंस है 2a, इसी के लिए वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन होगा, और हमें उसके लिए कूलम्ब्स लॉ का और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना है, मद्देनजर रखते हुए वेक्टर के सिद्धांतों का। क्लियर है? तो कंसीडर कर लिया आपने एक ए बी डायपोल है, -q +q चार्ज है, वो सेंटर है 2a। तो इस सेंटर से, याद रखना हमेशा सेंटर से बात करेंगे, इस सेंटर से x डिस्टेंस पे, ठीक है, इस सेंटर से x डिस्टेंस पे ना कर करके मैं ना इसको r कर देता हूं, ठीक है। तो r डिस्टेंस पे एक पॉइंट दिया हुआ है P, क्या दिया हुआ है? एक पॉइंट दिया हुआ है P। तो आपको अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस P पॉइंट पे रखनी है। तो हमने क्या किया, याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए क्या बोले थे कि जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है वो ले आइए। तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने क्या किया, हमने उसको ले आया। क्लियर है? डिस्टेंस r है, क्लियरली समझ में आ रहा है। तो अब आप समझिए, ठीक है, कि E1 जो है यहां पे आप देख रहे हैं E1, तो E1 इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है किसके कारण? -q के कारण। देखो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये वाला इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, एरो उसकी तरफ होगा। याद होगा मैंने बताया है कि पॉजिटिव चार्ज में एरो आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज में एरो इनवर्ड। क्लियर है? तो एरो उधर जाएगा, तो E1 की डायरेक्शन क्या होगी? द डायरेक्शन ऑफ E1 इज अलोंग PA। देखिएगा मैंने यहां पे लिखा है डायरेक्शन ऑफ E1 इज अलोंग PA। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला होता है 1/4πε0 इंटू चार्ज अपॉन द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दिस इज द डिस्टेंस। तो सेंटर से यहां की दूरी a, ये वाली दूरी a, ये r, तो ये r और यहां आकर के प्लस हुआ a, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई? लिख देता हूं, यहां से यहां तक की दूरी हो गई r + a। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाया और E1 बराबर हो गया 1/4πε0 Q/AP का स्क्वायर, और AP की वैल्यू रख दी विच इज R + A का होल स्क्वायर, और इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा हुई, जो डायरेक्शन हुई, दिस विल अलोंग PA।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये तो इसको अट्रैक्ट कर रहा था, बट ये वाला तो इसको रिपेल करेगा, ये वाला इसको रिपेल करेगा। तो जब रिपेल करेगा तो आप देखिए, ध्यान समझिएगा मेरी बात, जब रिपेल करेगा तो जो डायरेक्शन होगी वो किसके अलोंग होगी, वो होगी बीपी के अलोंग प्रोड्यूस्ड। डायरेक्शन क्या होगी, इसके आगे, मतलब आप बीपी को प्रोड्यूस कीजिए, उस अलोंग डायरेक्शन होगी। फॉर्मूला लगा देते हैं, तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समझेंगे ध्यान से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज अपॉन यहां से यहां की दूरी। तो समझिएगा बाबू, यहां से यहां तक की दूरी r है, तो ये वाली दूरी कितनी होगी, r माइनस a। क्लियर है? तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन बीपी का स्क्वायर, और बीपी की वैल्यू रख दी Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। डायरेक्शन यहां पे दिया हुआ है बीपी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब देखो हम जानते हैं, देखिएगा यहां पे ध्यान से समझिएगा, हम ये जानते हैं कि जो E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनेट स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो यहां से A से B की दूरी ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, और B से P की दूरी कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। समझिएगा मेरी बात, डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, डिस्टेंस घटेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। क्लियर है? समझ रहे हो मेरी बात, डिस्टेंस बढ़ा घट गया इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस घटा बढ़ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और डिस्टेंस बढ़ा घट गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा ना कि ये वाली दूरी ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, और ये वाली दूरी कम है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब E2, इलेक्ट्रिक फील्ड जो B और P के बीच में लग रहा है, मतलब E2 बड़ा होगा कंपैरेटिवली टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड E1। सो हमने इसको लिखा यहां पे कि E2 जो होगा वो E1 से बड़ा होगा। क्लियर है? साथ ही साथ आप यहां पे देख सकते हैं फिगर में कि E1 और E2 जो है वो कोलिनियर वेक्टर है, और कोलिनियर वेक्टर होते हुए अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में वो एक्ट कर रहा है। तो आपने वेक्टर में पढ़ा है कि अगर कोलिनियर वेक्टर है, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो रिजल्टेंट देने के लिए आप बड़े वेक्टर में से छोटे वेक्टर को क्या करते हो, सब्सट्रैक्ट कर देते हो। तो यहां पे आप क्या करेंगे, बड़ा है E2 में से E1 आप घटाइएगा, जो घट के आएगा कैलकुलेशन जलेगा, जो आएगा वो आंसर होगा। क्लियर है? सो जो रिजल्टेंट हम देंगे, अभी मैंने बताया ही, जो रिजल्टेंट देंगे बड़ा बड़ा, अगेन बोल रहा हूं E2 है, क्यों बड़ा, डिस्टेंस उसका P से कम है। ठीक है, तो E2 में से E1 को हमने घटा दिया, घटाया तो E2 की वैल्यू, ये वाली वैल्यू इक्वेशन 2, और ये वाली वैल्यू इक्वेशन 1, इसका सब्सट्रैक्शन किया यहां पे। अब इस दोनों में देखिएगा कि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें और इसमें कॉमन है, तो उसको बाहर निकाल दिया, और हमें यहां पे मिला 1/r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस a का होल स्क्वायर। इतना तो आप लोग समझदार है, इसमें दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अब क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एलसीएम लेने के लिए एलसीएम लिए, एलसीएम हो गया r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर में r प्लस a का होल स्क्वायर माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर। इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, और इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ब्रेक कर देते हैं, तो हमें मिलता है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar इसका, और क्योंकि इसके आगे माइनस है तो साइन बदलता चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा आपका r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ar। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो बचा एक ये और एक ये, दो दो कितना होता है, 4। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें क्या मिल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें वैल्यू मिली E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ar, ध्यान दीजिएगा 4ar r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है,
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये जो है ना, देखो ये जो 4a है इसको हमने ब्रेक किया, यहां पे ध्यान दीजिएगा, 4a को ब्रेक किया 2a और 2r में, 4 को ब्रेक कर दिया 2 इंटू 2 में, तो एक हो गया 2a, एक हो गया 2r। ब्रेक क्यों किया? क्योंकि याद होगा आपको हमने कहा था कि डायपोल मोमेंट P बराबर Q2a होता है, तो इसको ये लाना पड़ेगा तब ना P की वैल्यू रखाएगी। तो हमने क्या किया, हमने 4a को ब्रेक कर दिया 2a 2r में, तो ये जो वैल्यू हो गई ये तो वैल्यू हो गई डायपोल की। देखिए यहां पे डायपोल की वैल्यू लिख दी मैंने, मॉड P वेक्टर, और ये 2r हो गया और नीचे हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब अगर आपको ध्यान हो आइडियल डायपोल का केस, तो आइडियल डायपोल के बारे में मैंने क्या कहा था, या पॉइंट डायपोल के बारे में मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था चार्ज बिकम लार्जर एंड लार्जर, डिस्टेंस बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। तो अगर डिस्टेंस बहुत छोटा है, अगर 2a बहुत छोटा है तो ये तो और भी छोटा है, समझ रहे हो मेरी बात? तो हमने लिखा एक केस, हमने इसको लिखा केस 1। अगर a की वैल्यू r की उपेक्षा में बहुत कम है, इफ a is much smaller than r, if a is much smaller than r, then a square will be neglected from the equation। अगर अगर a बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर तो और भी छोटा होगा, तो उसको इक्वेशन में से हम क्या कर सकते हैं, उसको इक्वेशन में से हम इग्नोर कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो निगलेक्ट किया तो देखो, और तो इस इक्वेशन में देखो खाली यही ना a स्क्वायर है, और तो कहीं है नहीं, ये इग्नोर हो गया, आर स्क्वायर r का पावर 4 हुआ। क्लियर है? अब देखो यहां पे क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर P2r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का पावर 4। अब इस r में, इस r से ये r कटा, r क्यूब मिला, तो हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है, हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है E बराबर 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और इस फॉर्मूला को इन केस ऑफ एक्सिस हम लिखेंगे, डायपोल के केस में E एक्सियल इज इक्वल टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। क्लियर है? इस फॉर्मूला को याद कर लेना है और निकालने का तरीका आप समझ पा रहे हैं, ठीक है? डायरेक्शन क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि जो डोमिनेट करेगा उसकी डायरेक्शन लिखी जाएगी। सो द डायरेक्शन इज अलोंग बीपी प्रोड्यूस्ड। याद रखिएगा डायरेक्शन किसके अलोंग होगी, डायपोल की E2 के अलोंग होगी, ठीक है? डायरेक्शन बीपी प्रोड्यूस के अलोंग होगी। सो द डायरेक्शन इज अलोंग बीपी प्रोड्यूस्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल। क्लियर है? इस इक्वेशन को अगर आप समझ पा रहे हैं, अगर दिख रहा है तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि 2 कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द क्यूब ऑफ डिस्टेंस। समझ रहे हो मेरी बात? और ये डिस्टेंस कहां से लिया गया? दिस इज, समझिए मेरी बात, दिस इज नॉट द डिस्टेंस ऑफ डायपोल, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ चार्ज, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, ना कि चार्ज, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। मैं बार बार कह रहा हूं कि दिस इज नॉट द डिस्टेंस ऑफ डायपोल। डायपोल का डिस्टेंस होता तो a के टर्म में होता, यहां पे क्योंकि a डिस्टेंस है डायपोल का 2a, ठीक है ना? दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, ध्यान दीजिएगा, दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ r, and r is the distance of p point from the center of the dipole। क्लियर है? तो याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, एक्सियल के केस में क्या होता है, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है r क्यूब के। क्लियर है? तो ये आपका पहला हुआ। इस फॉर्मूला को बढ़िया से नोट कर लेना है। फॉर्मूला यहां पे मैंने लिख दिया, E एक्सियल इक्वल्स टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। क्लियर है? ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। अब अगले टॉपिक में, यहां तक पहले समझ ले, और फिर अगले टॉपिक में हम कंसेप्ट नंबर 2 पढ़ेंगे, जो कि है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ठीक है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। एक बात मैं और भी बता दूं कि कुछ लोगों को अगर ये डाउट है कि सर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, कभी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोल रहे हैं, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल रहे हैं,
तो वो इसमें डाउट का कोई नहीं रखना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलिए, क्लियर है, या सिंपली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोलिए, ये तीनों का मतलब एक होता है, विच इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस पूरे को नोट कर लिया जाए और हम अपने फिर टॉपिक में आगे बढ़ते हैं।